आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं जुल्म इश्क भाग 2 रीकैप। धनुष आंखों में रुमानियत लिए बोला, मैं भी कितनी बार कहूँ मुझसे हाथ ना छुड़ाया करो। तविशी ने उसे घूरा और अपना हाथ छटक कर चली गई। इस गोरीले का तो कुछ नहीं हो सकता, क्या करूं इसका। सोच तविशी सोच, इस गोरीले को सबक तो सिखाना ही होगा। तविशी अपने मुंह को नए नए आकार में बदलती हुई बुदबुदा रही थी। वही धनुष उसके चेहरे पर आते जाते भावों को देख रहा था। अब आगे सुबह का समय था जब तविशी अपने पापा शिवम जी के साथ कार से जा रही थी। डैड, आप श्योर है ना, हमें वहाँ कुछ तो क्लू मिलेगा ना। मुझे पूरा यकीन है बेटा, हमें वहीं इसकी तह मिलेगी। अगर मुझे थोड़ा सा भी क्लू मिल जाए डैड, तो मैं उस रक्तपाती को छोड़ूंगी नहीं। कितने लोगों का खून पीकर बैठा है साला। ए, बाप के सामने नो गाली, शिवम जी छल्लाकर बोले। लेकिन तविशी उनकी बातों पर ध्यान न देते हुए बोली, डैड फास्ट चलाइए। तभी शिवम जी का फोन बजा। उन्होंने उठाकर स्पीकर पर डाल दिया। हेलो धनुष। उधर से धनुष की आवाज उभरी, अंकल आप कहाँ हैं? मुझे आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। बेटा अभी तो मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम फोन पर ही बता दो। क्या तविशी आपके साथ है? हाँ, क्यों, क्या हुआ? हैज शी बीटन समवन अगेन एंड द मैटर एक्सकेलेटेड? क्या उसने फिर से किसी को पीटा है, मामला बढ़ गया है? नहीं अंकल, उसने किसी को पीटा तो नहीं, लेकिन उसका शूज मुझे लगते लगते बचा। फोन स्पीकर पर था, इसीलिए तविशी सारी बातें सुन रही थी। उसने भड़कते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे डैड से मेरी शिकायत करते हुए? बता तो ऐसे रहे हो जैसे खुद तो अत्यंत महान हो। उसकी आवाज़ सुन धनुष की आंखें बंद हो गई। यूनिवर्सिटी की बातें तुम कल यूनिवर्सिटी में ही करना, तब बताऊंगी गोरिल्ला ग्लास। गलती से मेरा शूज तुम्हें लगते लगते बचा, काश मैं जानबूझकर तुम्हें सीधा मारती। तविशी की बातें सुनकर धनुष ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। वो आंखों में अंगारे लिए बोला, जस्ट शट अप एंड माइंड योर माउथ तविशी राजपूत। तुम चुगली कर रहे हो और मुझे मुंह बंद करने के लिए कह रहे हो। पहले खुद का मुंह बंद करके रखो प्रोफेसर धनुष सूर्यवंशी। विशी बस भी करो, शिवम जी ने डपटते हुए कहा तो तविशी ने फोन काट दिया। धनुष अपने माथे पर बल देते हुए बोला, मेरी बंदी आजकल कुछ ज्यादा ही भड़कने लगी है। शिवम जी ने एक छोटे से घर के सामने गाड़ी रोकी और दोनों उतर गए। घर ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन बहुत ही खूबसूरत था। पहाड़ों से घिरा ये छोटी सी बगिया के बीचों बीच बनाई गई थी। ठंडी हवाएं और फूलों का लहलहाना तविशी के मन में ताजगी भर रही थी। डैड, मैंने ये जगह देखी है शायद। तविशी ने चारों तरफ नजरें घुमाते हुए कहा तो शिवम जी मुस्कुरा उठे। एकाएक तविशी का चेहरा खुशी से भर गया और वो चहकते हुए बोली, सीरियसली डैड, हम यहाँ आए हैं। बचपन में अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स तुमने यहीं से किए हैं और इस बात को लगभग 20 साल हो चुके हैं, इसीलिए तुम्हें धुंधली सी याद है, क्योंकि जब से बड़ी हुई हो एक्सपेरिमेंट करना छोड़ चुकी हो। डैड कहते हुए तविशी ने उनका कंधा थाम लिया। अंदर चलिए डैड, ज़्यादा वेट नहीं कर सकती मैं, चलो। कहते हुए शिवम जी तविशी के साथ घर के अंदर चले गए। अंदर आते ही उन्होंने मुख्य दरवाजे पर लटकी रस्सी खींची तो अंदर घंटी की आवाज़ सुनाई दी। वाओ डैड, ये सबसे बेस्ट फीचर है किसी के घर में बेल अवेलेबल कराने का। तविशी ने एक बार फिर रस्सी खींचते हुए तभी दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा एक बुजुर्ग महिला ने खोला जिनकी उम्र महज 70 साल के आसपास रही होगी। उस महिला ने अपने नज़र के चश्मे को ठीक किया और शिवम जी को देखते हुए बोली, तुम शिवम हो ना? जी कहते हुए शिवम जी ने उनके पाँव छुए तो महिला ने उनके सर पर हाथ रखते हुए कहा, गॉड ब्लेस यू माय सन, ये विशी है। उन्होंने तविशी की ओर उगेली नजर दिखाते हुए कहा। शिवम जी ने हाँ कहा तो वो मुस्कुरा उठी। कितनी बड़ी हो गई है, बिल्कुल मुक्ता की शक्ल सूरत है इसकी। तविशी ने अपने हाथ जोड़ लिए, फिर झुककर उनके पांव छूकर बोली, प्रणाम नानी मौसी। नानी मौसी सुनकर उस महिला ने तविशी को अपने गले से लगा लिया और अंदर ले गई। तुम बैठो, मैं अक्कू को बुलाकर लाती हूँ, नानी मौसी ने कहा तो शिवम जी ने कहा, आप बैठिए ना, मैं बुला लेता हूँ, पीछे वाले गार्डन में है वो, नानी मौसी ने बताया तो शिवम जी उठकर चले गए। नानी मौसी, अक्कू कौन है? तविशी ने सवाल किया। तुम्हारी नन्नू, नानी मौसी ने जवाब दिया। और आप तो पहले उनका पूरा नाम लेती थी, तविशी ने कहा। मुझे उनका बड़ा सा नाम लेना अच्छा नहीं लगता, अकाल, इसीलिए उनका नाम छोटा रख दिया मैंने, नानी मौसी कहते हुए मुस्कुरा उठी और उनके साथ तविशी भी। नानी मौसी ने आवाज़ दी तो एक मेड उनके लिए खाने पीने का सामान ले आई और रख कर चली गई। नानी मौसी, पहले जो अंकल रहते थे वो कहाँ हैं? तविशी ने पूछा। अब उनका अपना बड़ा घर है ना बेटा, इसीलिए हमें छोड़ विदेश में बस गए वो लोग, नानी मौसी ने फीकी हंसी हंसते हुए कहा तो तविशी को महसूस हुआ कि वो कितनी दुखी और लाचार हैं। अभी आप लोग दोनों अकेले रहते हैं? तविशी ने सवाल किया। हाँ, नानी मौसी ने कहा। तभी शिवम जी नन्नू के साथ अंदर आए।
नन्नू कहते हुए तविशी ने उनके पाँव छू लिए तो नन्नू ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। कैसी है मेरी विशी? नन्नू ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी उम्र यही कोई 75-76 साल की थी, फिर भी नन्नू बहुत स्ट्रांग थे। देखने में भी वो अपनी उम्र से 10 साल छोटे ही लगते थे। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप तो हमें भूल ही गए, तविशी ने मायूसी से कहा तो नन्नू हंसने लगे। अब तुम बहुत समझदार हो गई हो ना, इसलिए, नानी मौसी ने कहा। फिर चाय का कप आगे कर दिया। चारों बैठकर चाय पीने लगे। नन्नू, डैड ने बताया आपको हम यहाँ क्यों आए हैं? तविशी ने कप टेबल पर रखते हुए कहा। नन्नू ने उसकी तरफ देखकर कहा, बेटा इसमें बहुत खतरा है, फिर भी मैं तुम्हें इसके बारे में जानकारी दे सकता हूँ, पर इसका अंत क्या होगा कुछ नहीं कह सकती। नन्नू, अंत जो भी हो, पर आरंभ करके उसने अपने लिए मुसीबतों को बढ़ाया है, क्योंकि मैं उसे नहीं छोड़ने वाली, तविशी ने दृढ़ता से कहा तो नन्नू उसका चेहरा देखने लगे। नन्नू ने कहना शुरू किया, 90 साल पहले भी यही हुआ था। एक रक्तपाती लोगों को मारकर उनका रक्तपान किया करता था। वो कोई जानवर नहीं था बल्कि एक इंसान था। शायद ये उसी के वंश का है, या तो इस पर कोई और प्रभाव पड़ा है जो अभी हत्याएं कर रहा है। उसे रोकना आसान तो नहीं है, लेकिन मैं कुछ बातें बता सकता हूँ जिससे वो कुछ क्षणों के लिए शांत हो सकता है, और उसके बाद दोबारा वो जागृत हुआ तो उसे संभालना बहुत कठिन होगा। शायद जान भी जा सकती है तुम्हारी। नन्नू, आप बताइए मुझे क्या करना है? मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। मुझे किसी भी तरह लोगों को बचाना है। निर्दोष लोगों की हत्याएं करके उसे शक्तियाँ मिल रही हैं, और मुझे उसकी इसी शक्ति को कमज़ोर करना है। नन्नू ने एक पुरानी सी किताब निकाली और तविशी को दे दिया। तविशी वो किताब लेते हुए बोली, नन्नू, क्या आपने इसका इस्तेमाल किया है? मैंने तो नहीं, लेकिन मेरे पिताजी ने किया था, और इसके इस्तेमाल से ही उनकी जान गई थी। तविशी ने नन्नू से और भी बातें की। फिर नानी मौसी और नन्नू के गले मिलकर फिर आऊंगी कहते हुए शिवम जी के साथ अपने घर के लिए निकल गई। डैड, नन्नू ने जो बताया क्या वो सच है? क्या मैं ये कर पाऊंगी? मुझे अपने विषय पर पूरा भरोसा है, शिवम जी ने कहा तो तविशी ने उनके कंधे पर सर टिका दिया। जब दोनों घर पहुंचे तो वीर और शौर्य वहां पहले से ही मौजूद थे। तुम दोनों मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर पर डाका डालने आए हो? तविशी ने दोनों को घूरते हुए कहा। वीर और शौर्य ने एक दूसरे को देखा और तविशी पर कूद पड़े। अब एक कमबख्तो, मार डालो मुझे, सांस रोक दो मेरी, फिर तुम दोनों भी दरिया में कूदकर निपट जाना। सालो छोड़ो मुझे, कहते हुए तविशी ने दोनों को झिड़क दिया। वीर अपना सीरियस मोड ऑन करते हुए बोला, विश, तुम ठीक हो ना? तुम्हारा शरीर इतना गर्म क्यों है? साले, मैं कब से विश हो गई? कहते हुए तविशी ने अपना शूज निकाल लिया तो वीर शौर्य के पीछे छुप गया। तुम्हें बुखार है? कहते हुए शौर्य उसके पास आया तो तविशी दूर हटते हुए बोली, तुम लोग फेविकोल पीकर पैदा हुए हो क्या? शब्द को चिपकते रहते हो। लोहा बदन तेरा, लोहा बदन मेरा, चुंबक सा जियारे, चुंबक सा जियारे, जियारे जियारे, मेरा चुंबक सा जियारे। कैंसिल किए मैंने आशिक सभी मेरे, तू मेरा पक्का प्यारे, तू पक्का प्यारे प्यारे, मेरा तू पक्का प्यार। शौर्य ने जैसे ही गाना गाया, बेशर्म भी आवाज़ तो तुम्हारी, कहते कहते तविशी ने अपना जूता निकालकर उसके ऊपर फेंक दिया। शौर्य शिवम जी के पीछे छुपकर बोला, अंकल बचा लो अपनी डायन जैसे बेटी से, वरना कच्चा निकल जाएगी मुझे नाजुक कली को। वीर और शिवम जी ने अजीब नजरों से उसे देखो तो वो संभलते हुए बोला, मतलब नाजुक कली? मैंने चैनल चेंज कर दी ना। तविशी कुछ कहती उससे पहले शिवम जी बोल पड़े, अब बस करो भाई, कितना लड़ते हो तुम लोग। कुछ नहीं हुआ है बेटा इसे, बस धूप में कुछ देर बैठी थी इसीलिए गर्म है। ओह थैंक गॉड, कहते हुए वीर और शौर्य दोनों ने अपने सीने पर हाथ रख लिया। वीर ने अपनी दाढ़ चमकाई और धीमी आवाज में शमित होते हुए कहा, अर्ज किया है मेरी जाने बहार। शौर्य अपना माथा पीटते हुए बोला, हो गया हमारा निकम्मा आशिक पिटने को तैयार। वीर ने उसे आंखें दिखाई, फिर शर्माती हुई मुस्कुराहट के साथ कहा, अर्ज किया है मेरी जाने बहार। तुझे देखकर मेरी सांसें अटक जाती हैं जब तू चप्पल लेकर मुझे कूटने आती है। जाने कब बतियाओगी मुझसे प्यार की दो बातें, अब तो समझ जाओ मेरी भड़कीली संगिनी, हमारे जुड़ने वाली बातें। क्यों करता है तू ऐसे छिचोरी हरकतें? सुधर जा वरना गिनूंगी तेरी सारी करतूतें। सस्ती बिजली गिराने की तुझे दौरे पड़ने लगे हैं, फिर क्यों बेकरार रहता है खाने को मेरी लाते? रास्कल्स, मेरे बाप के सामने मुझे छेड़ते हुए तुझे शर्म नहीं आती? कहती हुई उसकी ओर जैसे ही कदम बढ़ाया, ए मेरी तेज धार शहजादी, मेरे ससुर के सामने तो मेरी इज्जत कर ले। फिर शिवम जी के पास जाते हुए बोला। तभी मुक्ता जी सबके लिए कॉफी ले आई तो तविशी चुप होकर सोफे पर बैठ गई और मुक्ता जी की गोद में सर रखकर लेट गई। मुक्ता जी ने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, अपर्णा भाभी, वीर की मॉम कह रही हैं तुम दोनों पुश्तैनी मंदिर चली जाना। वहाँ जोड़े ही अकेले जाते हैं, परिवार के साथ नहीं। इन कमीनों के साथ मुझे अकेले जाना पड़ेगा। तविशी ने कहा तो मुक्ता जी उसे डपटती हुई बोली, विशी कब तमीज आएगी तुम्हें? शादी होने वाली है तुम्हारी, अब तो सुधर जाओ। मामा मुझे भूख लगी है, उसने डांट से बचते हुए कहा। मुक्ता जी उठकर किचन में चली गई और शिवम जी अपने कमरे में। तविशी भी अपने कमरे में जाते हुए बोले,
अब क्या मेरे सर पर बैठोगे? निकलो यहाँ से, कल टाइम पर आ जाना। पहले बता कहाँ गई थी? सुबह से ढूंढ रहे हैं तुझे। धनुष भी परेशान था, बिना बताए गायब क्यों हो जाती है? फिर ने कहा तो तविशी ने एक गहरी सांस भरी और उनके सामने खड़ी हुई बोली, डैड के साथ किसी काम से गई थी। उस गोलीले ने डैड को फ़ोन किया था, मैंने बता दिया था। और ज़्यादा परेशान मत हुआ करो, मुझे कुछ नहीं होगा। कल दोनों टाइम पर आ जाना, नहीं तो उल्टा लटका दूंगी। वीर और शौर्य ने हंसते हुए उसे गले लगा लिया और दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। सालों मेरी शराफत का फ़ायदा उठाते हो, इसीलिए कुटते हो मुझसे, कहते हुए तविशी भी अपने कमरे में चली गई। वो खाना खाकर अपने कमरे में बैठी उस किताब को ही देख रही थी। खोलूं या नहीं, उसने अपनी उंगलियां आपस में उलझाते हुए कहा, फिर लंबी सांस छोड़ते हुए किताब खोलने लगी। वो किताब खोलती उससे पहले ही खिड़की खटकने की आवाज़ सुनाई थी। उसने किताब तकिए के नीचे रखी और बालकनी पर आ गई। जब उसकी नज़र खिड़की पर गई तो उसका चेहरा सख्त हो गया। सामने धनुष था और उसके हाथ में एक हथौड़ा था जिसमें वो खिड़की की कुंडी खटका रहा था। क्या कर रहे हो? तविशी ने आंखें बड़ी करते हुए पूछा। वो हथौड़ा रखकर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ मुड़ते हुए बोला, आने में कठिनाई हो रही थी, इसीलिए रास्ता आसान बना रहा हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह छुपकर एक जवान लड़की के कमरे में आते हुए? तविशी ने उसे घूरते हुए कहा। धनुष ने उसे ऊपर से नीचे तक गहरी नजरों से देखा तो पहली बार वो असहज हो उठी। अगले ही पल सहज होते हुए उसकी तरफ अपनी तर्जनी उंगली पॉइंट करते हुए बोली, अगर घिनौनी बातें अपने मन में भी लाई ना तो बालकनी से नीचे फेंक दूंगी। तुम्हें शर्म नहीं आती मुझे ऐसे हैंडसम और हॉट लड़के को सोचने पर मजबूर करते हुए? एक तो ऐसे कपड़ों में मेरे सामने खड़ी हो और कहती हो मेरे मन में कोई सैलाब ना उमड़े। धनुष ने उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए कहा तो वो पीछे हट गई। पास आए ना तो मुंह तोड़ दूंगी, उसने शब्दों को चबाते हुए कहा। दूर रहा तो मैं अपना सब्र खो दूंगा, धनुष ने दीवानगी से कहा। इसकी ऐसी की तैसी, ये कुटेगा आज, कहते हुए तविशी ने एक गमला उठाकर उसके ऊपर फेंक दिया। गमला नीचे गिरकर बिखर गया, उसमें भरी मिट्टी भी फर्श पर फैल गई। ओह, आज तो सर फूटते फूटते बचा, धनुष ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा और एकदम से उछलकर उसके करीब खड़ा हो गया। वो दूसरा गमला उठाती उससे पहले ही धनुष उसे अपने कंधे पर उठाकर उसके कमरे में चला आया। उसने तविशी को बिस्तर पर पटका और उसके करीब बैठ गया। तविशी गुस्से से दांत पीसते हुए उसे देखती रही। फिर उसे एक आइडिया आया। उसके होंठों पर मुस्कुराहट तैर गई। उसने हाथ बढ़ाकर टेबल से एक सुई उठा ली और धनुष के कंधे पर चुभा दी। आउच, कहते हुए धनुष हड़बड़ा कर उठ गया। जल्दबाजी में उठने से सुई और अंदर घुस गई और तविशी बेड पर ही रह गई। धनुष के बाजू से खून निकलने लगा। उसने सुई निकाली और कसकर अपनी हथेली से दबा लिया। अचानक चुभने की वजह से सुई ज्यादा ही गड़ गई थी। तविशी ने उसके सफेद शर्ट पर खून के धब्बे देखे तो उठकर उसके पास आकर कंधे को पकड़ते हुए बोली, दिखाओ मुझे, मैं ठीक हूँ, कहते हुए धनुष ने अपना हाथ हटा लिया और बाहर निकलते हुए कहा, मैं जा रहा हूँ, दरवाज़ा बंद कर लेना। पहले मुझे तो दवाई लगाने दो, कहते हुए तविशी ने उसकी कलाई पकड़ ली तो धनुष ठहर गया। मैं ठीक हूँ, उसने दोहराया तो तविशी ने कुछ नहीं कहा और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बेड पर बिठा दिया। वो धनुष के शर्ट के बटन खोलने लगी तो धनुष ने उसे छेड़ते हुए कहा, जख्मी होने का फ़ायदा उठा रही हो, पर ये जान लो इतने से मुझे फर्क नहीं पड़ता मिस राजपूत। तविशी ने उसके कंधे को दबा दिया तो धनुष की पलकें मूंद गई। तुम्हें तो नहीं फर्क पड़ता ना, कहते हुए तविशी ने उसका शर्ट उतार दिया। शर्ट उतारते ही धनुष का गठीला शरीर उभर कर दिखने लगा। एक पल को तो तविशी की नजरें भी व्हाइट बनियान पहने धनुष के सीने से टिक गई। उसके अपना सर झटका और फर्स्ट एड लेकर खून साफ कर क्रीम लगा दिया। फिर बोली, हो गया, अब निकलो यहाँ से। पहले जख्म दिया और मरहम भी लगा दिया और कहती हो चला जाऊँ? ऐसे कैसे, मुझे दवाई भी तो दो ताकि सुकून से सो सकूं। धनुष ने दबी मुस्कुराहट से कहा तो तविशी उसे लेकर बालकनी में धक्का देते हुए जाने का इशारा करने लगी। धनुष के होंठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने तविशी को कमर से पकड़ा और अपने सीने से सटाते हुए उसके गालों को चूम लिया। इससे पहले तविशी का प्रकोप उस पर बढ़ता, उसने एकदम से बालकनी से छलांग लगा दी। तविशी ने गुस्से से मुच्छा भींचते हुए अपना पैर पटक लिया और अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। उसे भगाने के चक्कर में तविशी ने उसे शर्ट भी पहने नहीं दी थी, इसीलिए उसका शर्ट अभी बिस्तर पर रखा था। तविशी उस शर्ट पर लगे खून को देखने लगी और एकदम से ही उसकी आंखों के भाव बदल गए। अगली सुबह तविशी जैसे ही तैयार होकर घर से बाहर गार्डन में आई तो वीर और शौर्य जो शिवम जी से बातें कर रही थी उनकी आंखें जम गई उस पर। वीर मुस्कुरा उठा और उठकर उसके पास आकर गाना गाने लगा। सब जिधर वो है उधर देख रहे, हम तो पब्लिक की नज़र देख रहे। मैं समझ ही गया था कि बात कुछ बड़ी है, कर बात कुछ बड़ी नहीं तो कुछ तो गड़बड़ी है। शौर्य ने वीर को साइड करते हुए हाथ फैलाकर अपने सीने पर रखा और आंखों की ओर इशारा करते हुए गाने लगा। हट जा सामने से तेरी भाभी खड़ी है, हट जा सामने से मेरी अखियाँ लड़ी हैं, अरे हट जा सामने से तेरी भाभी खड़ी है,
हट जा सामने से, मेरी अखियां लड़ी हैं। फिर तविशी के इर्द गिर्द घूमते हुए गाने लगा, अपनी बाहों में तुझको मैं ले लूंगा, तेरी जुल्फों से डे नाइट खेलूंगा, तू रूठेगी तुझको मनाऊंगा, तेरे डैडी के नखरे उठाऊंगा। वीर ने जैसे शिवम जी के पास जाकर कहा, तविशी ने उसकी गर्दन दबोच ली तो वीर कसमसाते हुए गाने लगा, जब भी तू देखती है मेरी जान मुझको हंस के, ऐसा लगे मुझको नागिन गई है डस के, आज तो तुझे नागिन का जहर चक्कर ही रहूंगी। तविशी ने अपने दांत पीसते हुए कहा, विशी लेट हो जाएगा बेटा। मुक्ता जी ने अंदर से आवाज लगाई तो तविशी ने उन दोनों को झुड़कते हुए कहा, अबे बेसुरों को वो बंद करो गाने की ऐसी तैसी करना और चलो, अगर लेट हुआ ना तो कहीं क्रियाक्रम करके आऊंगी तुम दोनों का। अंकल आपकी बेटी किस पर गई है? वीर और शौर्य ने एक साथ कहा तो शिवम जी मुस्कुराते हुए बोले, अपनी मॉम पर आंटी तो स्वीट है, वीर ने कहा। शिवम जी ने सर हिलाया और कहा, अभी जाओ तुम लोग, कहानी अभी और सुनाऊंगा नहीं तो सुनामी आ जाएगी। ठीक है अंकल, कहते हुए दोनों तविशी के पीछे हो लिए। तविशी वीर और शौर्य के साथ मंदिर पहुंची तो देखा धनुष वहां पहले से ही मौजूद था। उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसने वीर और शौर्य को घूरा तो दोनों नजरें इधर उधर करते हुए गुनगुनाने लगे, ये साले लंपट कतई ना सुधरेंगे। तविशी ने अपना सर हिलाते हुए कहा और फिर आगे बढ़ गई। धनुष की नजर तविशी को ऊपर से नीचे तक निहार रही थी। ऑलिव ग्रीन चेक शर्ट के साथ ब्लैक जीन्स और उस पर ब्लैक जैकेट, लेफ्ट हैंड में ब्लैक स्मार्ट वॉच और बालों को खुला छोड़ रखा था उसने। वैसे तो वो हमेशा ही ऐसे रहती थी, लेकिन आज कुछ अलग ही लग रही थी। उसके माथे पर लगे ऑरेंज कलर का टीका उसके चेहरे को आकर्षक बना रहा था। वो एकदम प्यारी और मासूम लग रही थी, जबकि असल में बहुत खूंखार। मुक्ता जी ने उसे टोका भी था कि मंदिर जा रहे हैं तो साड़ी या सूट पहन ले, लेकिन उसने ये कहकर टाल दिया कि माता रानी को कपड़ों से नहीं, मनोश्रद्धा भाव से मतलब होता है। कपड़े जैसे भी हों या साफ होनी चाहिए, जिस पर मुक्ता जी भी सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। इत्तेफाक ये था कि आज तीनों लड़कों ने भी सेम कलर की शर्ट पहनी हुई थी और ब्लैक फॉर्मल पैंट के साथ व्हाइट स्पोर्ट्स शूज। तविशी ने धनुष को देखा तो वीर से कहा, अपने कभी ना होने वाले सौतन को बोल मुझे ना ताड़े, तेरा दिमाग खराब हो रहा है। वीर ने अपना सर हिला दिया, मैं ही क्यों फंसता हूँ यार, अच्छा ठीक है कहता हूँ, कहकर धनुष के पास चला गया, लेकिन कहा कुछ नहीं, बस चुपचाप खड़ा हो गया। शौर्य ने जब मंदिर की ऊंचाई देखी तो उसकी आंखें निकलने को तैयार हो गई। भाई मुझे चक्कर आ रहा है, तू संभालना, कहते हुए वीर पर टिक गया। अबे हट, जब देख चिपकता रहता है। वीर ने उसे धक्का दिया तो तविशी ने शौर्य का हाथ पकड़ लिया और बोली, क्यों मरा जा रहा है, मैं हूं ना साथ में। शौर्य की आंखों से तिल निकल कर भंगड़ा करने लगी और बत्ती से खिल उठी। वीर ने देखा कि धनुष की नजरें उन दोनों के हाथों पर टिकी हैं तो वो धीरे से शौर्य के कान में बोला, अबे भरी जवानी में मोक्ष की इच्छा नहीं है तो दूर हट जा, वरना यमराज स्वयं आएंगे तुझे लेने। शौर्य ने एकदम पीछे कर लिया हाथ अपनी, भाई कितनी सीढ़ियां चढ़ी होंगी हमें? फिर ने धनुष से कहा तो धनुष ने जवाब दिया, 1000 से अधिक। क्या क्या कहा आपने गुरुदेव? 1000 से अत्यधिक सीढ़ियां चढ़नी होंगी हमें? शौर्य ने चौंकते हुए कहा तो तविशी का दिमाग खराब हो गया। यूं यही बैठ और आते जाते लोगों से भीख मांग, तब तक हम आते हैं। कहते हुए तविशी जैसे सीढ़ियों पर पैर रखने लगी, वीर ने उसे टोक दिया। मॉम ने कहा था तुम्हें अपनी मजबूत बांसों में उठाकर मंदिर के भीतर ले जाना है। वीर ने अपने डोले शोले देखते हुए कहा, बांसों मजबूत है? तविशी ने कहा तो धनुष और शौर्य की हंसी छूट गई। वीर उसके करीब आया और उसे अपनी बाहों में उठाकर बोला, सबूत पेश कर देता हूँ। धनुष ने अपनी आईब्रो उठाते हुए दोनों को देखा और आगे बढ़कर तविशी को अपनी बाहों में जकड़ लिया। तविशी छटपटाने लगी, अब मैं क्या फुटबॉल हूँ जो नचाए जा रहे हो और मुझे नीचे उतारो? उसने अपने दांत पीसते हुए कहा। धनुष ने वीर से कहा, तुझे कोई परेशानी है अगर तेरी जगह इसे मैं ले जाऊं? वीर ने हाँ में सिर हिलाया तो धनुष ने गहरी आवाज में कहा, क्या ये मेरे वाली है यार? और मॉम ने कहा था कि मेरी होने वाली बीवी को मंदिर लेकर दाखिल होना है, बीच में कहीं भी नहीं रुक सकते, नहीं तो अशुभ होगा। अब इसे छिछोरे को तो बाहों में भरकर नहीं ले जा सकता ना? वीर ने शौर्य की तरफ इशारा करते हुए कहा तो शौर्य उसके गले से लटकते हुए बोला, अबे ले जाना, कौन सा मैं तेरी बीवी बनूंगी, दोस्त समझ के ही उठा ले, तुम दोनों आपस में समझौता करके आना। कहते हुए धनुष ने सीढ़ियों पर पैर रख दिया और चढ़ने लगा। फिर ने अपना सर पीट लिया, अबे यार इसे रोक भी नहीं पाया मैं तो, मेरी बीवी, कहते हुए वो रोने वाले अंदाज में उसके पीछे दौड़ पड़ा। उसने शौर्य भी। वीर ने बोला, जाने बाहर। शौर्य बोला, जाने मन। दोनों की आवाज लगाते हुए सीढ़ियां चढ़ रहे और तविशी खुद को छुड़ाने की कोशिश में थी, लेकिन वो धनुष की पकड़ ढीली नहीं कर पाई। उसने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया तो धनुष के होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। अगर तुमने मुझे नहीं देखा तो मैं तुम्हें, कहते हुए धनुष ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। तविशी का मन किया उसे इसी पहाड़ी से धक्का देकर लुढ़का दे, पर उसने खुद पर नियंत्रण रखा। धनुष जब आधे रास्ते में आया तो वीर और शौर्य ने हाँफते हुए उसे आवाज दी, अबे रुक जाना, तेरे पैरों में क्या स्प्रिंग लगे हैं? हम भी तो हैं, दया करो क्रोध देवता। शौर्य ने रुआ से स्रोत बनाकर कहा, अबे मेरी बीवी को तो छोड़, क्यों शादी से पहले मुझे विधुर बना रहा है?
वीर ने कहा और धनुष के आगे खड़ा हो गया। तविशी की होठों पर मुस्कुराहट उभर आई। अब क्या करोगे गोरीले? धनुष ने वीर को जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ता रहा। ऊपर देख, धनुष ने कहा तो वीर के साथ शौर्य और तविशी भी ऊपर देखने लगे। मंदिर का प्रांगण दिखने लगा था। लगभग 1 घंटे में ही उसने चढ़ाई कर ली थी। वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ने लगा और तविशी वीर को घूरने लगी। वो चाहकर भी उतर नहीं पाई, इतनी मजबूत थी धनुष की पकड़। धीरे धीरे करके जब धनुष ने आखिरी सीढ़ी पर कदम रखा तो हवा का एक झोंका आकर गुजर गया। उस हवा में इतनी ताजगी भरी थी कि चारों की आंखें सुखद एहसास से बंद हो गई। धनुष तविशी को लिए जैसे मंदिर के अंदर दाखिल हुआ, वहां के पुजारियों ने घंटियां बजाना और शंखनाद करना आरंभ कर दिया। इतनी प्यारी और शांतिमय ध्वनि की गूंज से चारों का मन एक बार फिर महक उठा। बड़े पंडित ने धनुष और तविशी के माथे पर तिलक करते हुए कहा, माता रानी दोनों की जोड़ी बनाए रखी, सदैव साथ रहो और सुख समृद्धि पाओ। बेटा अपनी पत्नी को माता रानी के सामने खड़ी करके उसके माथे पर कुमकुम लगा दो। पत्नी कहने पर पहले तो चारों चौंके, फिर पंडित जी के कहे अनुसार धनुष ने तविशी को खड़ा किया और माता की प्रतिमा के आगे हाथ जोड़कर उनके चरणों से कुमकुम तविशी के माथे पर लगा दिया। तविशी और धनुष ने माता रानी को चूड़ी चढ़ाई। पंडित जी ने शौर्य और वीर को भी टीका लगाया और फिर चारों माथा टेक कर बाहर निकल गए। मंदिर बहुत ही खूबसूरत और हरियाली भरा था। चारों तरफ से घिरा पहाड़ और उस पर हरे पत्तेदार पेड़ और भी लुभावना लग रहा था। तविशी अपनी बाहें फैलाए हुए गुजरती हवाओं को महसूस करने लगी। वो यहाँ वास करती पवित्र और शुद्ध ऊर्जा को अपने अंदर भरने लगी। बहुत सुकून था उसके चेहरे पर। उसे देख धनुष और वीर के साथ शौर्य की आंखें भी चमकने लगी थी। मुझे कुछ काम है कहते हुए धनुष जाने लगा तो वीर ने उसे रोकते हुए कहा, भाई साथ में चलते हैं ना, हमें भी तो अब निकलना ही है। नहीं तुम लोग आ जाना, मुझे इंपॉर्टेंट काम है, चलता हूँ। कहते हुए तविशी के करीब आया और उसके माथे को चूम लिया। इसकी तो कहते हुए तविशी ने उसकी बाह दबा दी जहाँ कल उसने सुई चुभाई थी। धनुष को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा तो वो चिढ़ उठी। चलो बेबी आ जाओ मेरी मजबूत बाजू में, मॉम ने कहा था तुम्हें सीढ़ियों से उतरना भी है, तब जाकर ये पूजा सफल होगी। कहते हुए वीर जैसे ही तविशी की तरफ बढ़ा, धनुष बीच में आ गया और तविशी को उठाकर सीढ़ियां उतरने लगा। इस बार तविशी ने उतरने की कोई कोशिश नहीं की। अबे यार तू ये उठाकर चढ़ा था, लेकिन मुझे नीचे ले जाने दे, मॉम से क्या कहूँगा। फिर मायूसी से बोलकर धनुष के सामने आ खड़ा हुआ। भाई मैं तो कह रहा था मुझे उठा ले, कम से कम आंटी को एक्सपीरियंस तो दे ही सकता था। देख अभी भी देर नहीं हुई है, शौर्य ने उसके कंधे पर हाथ रखकर समझाने वाले अंदाज में कहा। वीर चिढ़ गया और उसके पीठ पर मुक्का जड़ते हुए बोला, हाँ तू बन जा मेरी लुगाई, सुबह शाम गोद में लिए घूमूंगा तुझे। अबे लुगाई बनाएगा तो मेरी बिन ब्याही प्रेमिका कैसे बनेगी, शौर्य ने शर्माते हुए कहा। उसकी इस बात पर वीर और धनुष दोनों ही उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगे। रुक बेटा तू, तेरी नैया आज समंदर के उस पार अवश्य जाएगी। कहते हुए वीर ने उसकी गर्दन दबोच ली। तविशी बस खामोशी से उन तीनों की बातें सुन रही थी। तुम क्यों चुप हो? धनुष ने उसे खामोश देखकर पूछा। मैं गधों के सामने बोलकर अपने शब्द खर्च नहीं करना चाहती, तविशी ने जवाब दिया और अपना मोबाइल चलाने लगी। कभी किसे कहा तुमने? धनुष अपनी बाहें उछालते हुए बोला। वीर और शौर्य भी उसके साथ हो गए और तविशी ने अपने कंधे उचका दिए। चारों नीचे आए तो वीर तविशी को देखने लगा। तुम ठीक तो हो ना? नहीं, तविशी ने कहा तो तीनों सतर्क हो गए। क्या हुआ? तीनों ने एक साथ कहा। मैं बॉर्डर पर सियाचिन ग्लेशियर के एक युद्ध में गई थी। वहाँ दुश्मनों ने मुझे कैद कर लिया और तोप से उड़ा दिया। पता नहीं यहाँ कैसे आ गई। उसने इधर उधर देखते हुए कहा तो लड़कों ने अपना सर पीट लिया। तुम्हें कभी सीधे जवाब की उम्मीद ही नहीं की जा सकती। धनुष ने उस पर तंज कसा। तो उम्मीद लगाकर सीधा क्यों बन रहे हो? तविशी ने जवाब दिया। लो मॉम का कॉल आ गया, बात करो। वीर ने दोनों को सीरियस मोड ऑन होते हुए देखा तो जल्दी से कहा। तविशी फोन लेकर वीर की मॉम से बात करने लगी। धनुष मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। तविशी बात करके मुड़ी तो धनुष वहां नहीं था। यह हमेशा इतनी जल्दी में क्यों रहता है? तविशी ने वीर और शौर्य को देखते हुए कहा। कुछ काम होगा? वीर शौर्य ने कहा। तो सही रास्ते से जाता ना, ये घुमावदार और लॉन्ग डिस्टेंस रास्ता है, ये क्यों चुना उसे? तविशी सोच में पड़ गई। तभी वीर गहरी आवाज में बोला, एक बात बताओ, तुम हर रोज हर सेकंड मेरे वजूद पर हावी क्यों रहती हो? अब मेरी नींद भी उड़ने लगी है, तो जवाब दे दो। तू बीमार होने लगा है, चल जाते जाते स्टील प्लांट पे तुझे एडमिट करवाएंगे ताकि तेरे ऊर्जा पुर्जे फिट बैठ। तविशी ने वीर की कलाई पकड़ते हुए कहा तो वीर ने उसे अपने करीब खींच लिया। तविशी अचानक से खींचने पर उसके सीने से जा टकराई, फिर दूर होते हुए बोली, यूं छिचोरापंती कब छोड़ेगा? शौर्य ने उसे दूसरा हाथ पकड़ाकर कहा, जब हमारी शादी हो जाएगी। अबे सालों मर जाओ तुम सब के सब, या मुझे लटका दो कहीं, जब देखो चिपकते रहते हो। तविशी फ्रस्ट्रेट होकर बोली, शौर्य मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तो तुम मुझे लतियाकर दूर फेंक देती हो, फिर इनकी कुटाई करती हो कि मेरा रोम रोम चीखने लगता है, पर उसकी कुटाई क्यों नहीं कर पाती तुम? वे क्योंकि वो प्रोफेसर है। अबे मैं भी इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, शौर्य ने अपना कॉलर उठाते हुए कहा। वीर ने एक बार पहाड़ी के ऊपर मंजिल की तरफ देखा और हल्की मुस्कान लिए चलो कहते हुए तीनों गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। तीनों घर पहुंचे तो मुक्ता जी ने पूजा के बारे में पूछा और किसी काम से बाहर चली गई। फिर और शौर्य अपने घर चले गई। शिवम जी घर पर ही थे। दोपहर को उन्होंने तविशी को आवाज लगाई तो तविशी यस डैड कहती हुई अपने कमरे से बाहर हॉल में आ गई। क्या हुआ डैड? उसने जैसे ही उसकी कहा
नजर टीवी पर पड़ी और वो शिवम जी का चेहरा देखने लगी। डैड, इट्स इम्पॉसिबल, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो मुझे भी नहीं पता बेटे, पर ये सच है। आज तुम लोग जिस मंदिर में गए थे वहाँ के पुजारी जी के बेटे की मौत हो गई है और ये काम उसी रक्तपाती का है। शिवम जी ने माथे पर बल डालते हुए कहा। डैड, अब मुझे जल्द से जल्द उसका पता लगाना ही होगा। तब ऋषि ने कहा और अपना फोन उठा लिया। ऋषि, तुम उन तीनों को भी बता सकती हो, क्या पता काम आसान हो जाए। शिवम जी ने कुछ सोचते हुए कहा। ओके डैड, मैं देख लूंगी, कहते हुए तविशी घर से बाहर निकल गई। तविशी अपनी बाइक लेकर निकल पड़ी थी। उसे आज अलग सा एहसास हो रहा था, इसीलिए वो मन बहलाने के लिए ड्राइव कर रही थी। वो शहर के आखिरी छोर पर बनी व्यास नदी के पुल पर पहुंची। पुल अलग तरीके से बनाया गया था। एक साथ 4-5 रास्ते अलग अलग हिस्सों में बटे थे, जिसके कारण पुल को 1 से 5 नंबर तक डिवाइड किया गया था। पुल घुमावदार था और जिसे भी इस पार से उस पार जाना होता पुल से घूमकर ही जाना पड़ता था। सुंदरता और साफ सफाई के चलते यहाँ लोगों की भीड़ भाड़ लगी रहती थी। गाड़ियाँ भी चलती रहती थी, इस पर थोड़ी कम आवाजाही थी। तविशी जैसे 1 नंबर वाले पुल पर पहुंची तो उसे 4-5 लड़के दिखे। लड़कों ने जब तविशी को देखा तो उस पर कमेंट करने लगे। तविशी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ गई। वो दूसरे नंबर वाले पुल के से वापस मुड़ी। उसने पुल क्रॉस ही किया था कि वहां भी कुछ टपोरी लड़के खड़े थे। उन लोगों ने भी तविशी के लिए गलत शब्दों का कमेंट किया और इस पर भी तविशी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जैसे तीसरे पुल के आखिरी छोर पर पहुंची, उसे वीर और शौर्य कुछ लड़कों के साथ बातें करते दिखे। उन लड़कों ने भी तविशी को कमेंट किया तो वीर और शौर्य एक दूसरे को देखने लगे। फिर दोनों ही ताली देते हुए हंसने लगे। तविशी ने कुछ नहीं कहा और चली गई। इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। शौर्य ने कहा, वरना सूर्यवंशी साहब हमको काम से निष्कासित कर देंगे। वीर ने कहा। दोनों एक बार फिर हंस पड़े। तविशी जैसे ही धनुष के घर पहुंची, बाइक खड़ी कर हॉल में बैठ गई। कुछ देर बाद धनुष बाहर से आया तो तविशी को देखकर होंठ दबाकर मुस्कुरा उठा। तविशी का लाल हुआ चेहरा इस वक्त कश्मीरी सेब लग रहा था। मेरी तलब आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गई? धनुष ने कहा और उसके सामने आकर बैठ गया। तविशी ने इधर उधर देखा और कोने में रख के झाड़ू उठा ली। ये काम करने के लिए बहुत लोग हैं, तुम छोड़ो इसे। धनुष ने कहा तो तविशी का गुस्सा और भड़क उठा। ये काम तो मैं ही अपने हाथों से करूंगी, कहते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगी। धनुष ने उसे अपनी ओर आते देखा तो उछलकर सोफे के पीछे खड़ा हो गया और बोला, ए विशी, पागल हो गई हो क्या? क्या कर रहे हो यार? मैं तुम्हारा तलबगार हूँ, तलबगार के दुश्मन। आज तेरी साली तरफ निकालूंगी, कहते हुए तविशी उसे पूरे घर में दौड़ाने लगी। सारे नौकर उन दोनों को आश्चर्य से देखने लगे। पहले कभी भी तविशी ने ऐसा नहीं किया था। हालांकि वो यहाँ आती नहीं, बस 1-2 बार ही आई थी, लेकिन पहली बार धनुष को उससे डरते देख सबको शौक लगा था। एक बार हाथ आ जाओ, तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी, कहते हुए तविशी ने झाड़ू को उल्टा किया और धनुष के बाजू पर जोर से मार दिया। क्यों मेरा खून करके विधवा बनना चाहती हो मेरी विशी? कहते हुए धनुष जैसे ही उसके करीब जाने लगा, तविशी ने उसकी दूसरी बाजू पर भी मार दिया। धनुष अपने मन में बुदबुदाने लगा, यार एक तो ये बात कम और हाथ ज्यादा चलाती है, सुनती ही नहीं कुछ, कैसे शांत करूं इस ज्वाला देवी को। तभी वीर और शौर्य भी वहां पहुंचे और सामने का नजारा देख दंग रह गए। इससे पहले हमारी हालत भी प्रोफेसर सूर्यवंशी जैसी हो, हमें निकलना चाहिए। शौर्य ने वीर के कान में धीरे से कहा, अबे कभी अकेले में पीट ले, मगर पूरे शहर के सामने उसने अगर इस हथियार से कुटाई की तो उस भारी बेइज्जती हो जानी है। वीर ने कहा और तविशी को आवाज दे दी। अबे क्यों यमराज से जान की दुआ मांग रहा है, कहते हुए शौर्य ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया, लेकिन उससे पहले तविशी ने उन्हें देख लिया। साले लंपट, अब कुट तू, कहते हुए शौर्य सीढ़ियों पर चढ़ गया और झाड़ू सीधे वीर के पेट पर पड़ा। आउच, क्या कर रही है पागल लड़की, मैं होने वाला पति हूँ, तुझे पाप लगेगा, वीर ने उससे दूर भागते हुए कहा। पति बाद में, पहले तू मेरे 1 नंबर का गधा और छिजोरा दोस्त है, तविशी ने कहा और शौर्य के ऊपर झाड़ू फेंक दी। शौर्य जो बचने की खुशी में मुस्कुरा रहा था, उसकी खुशी एकदम से ही गायब हो गई और जब झाड़ू उसके सर पर आकर लटक गया, वीर और धनुष की हंसी छूट गई और वो सोफे पर बैठकर अपना पेट पकड़कर हंसने लगा। तविशी उनके सामने बैठते हुए बोली, काम हुआ कि नहीं? धनुष उसे प्यार भरी नजरों से निहारते हुए बोला, हो गया मेरी खूंखार शेरनी, अब तो शांत हो जाओ। फिर भी अब रोमांटिक अंदाज में बोला, हाँ मेरी जाने बहार, तुम्हारे होने वाले पति ने तुम्हारा बिना कहे ही तुम्हारी इच्छाओं की आपूर्ति कर दी। अब तो पतिव्रता बन जाओ प्रिय और अपने पति की शायरियों को अपने खुशबू से महकाओ। मैं तुम्हारे लिए रोज शायरी लिखूंगा। तो इतना भाषण क्यों दे रहा है? मेरे भाई, मान गई मेरी जाने मन। हाँ भाई, मेरी जाने मन विशी, तुम्हारे इस काबिल और होनहार आशिक ने सब कुछ अच्छे से कर दिया। आज तुम अधिक प्रसन्न हो जाओगी मुझसे, शौर्य ने एक्टिंग करते हुए कहा तो धनुष और वीर ने उसे दबोच लिया। अबे पहले ढंग का बटलर तो सीख ले, फिर बोलियो ये बड़े बड़े भाषण। भाई, लगता है मेरी बातें असर कर गई, उधर देखो भाभी मुस्कुरा रही हैं, शौर्य ने तविशी की तरफ इशारा करते हुए कहा तो वीर और धनुष तविशी को देखने लगे। उसके होंठों पर सच्ची मुस्कुराहट थी। शौर्य ने छिड़कते हुए कहा, अबे तुम्हारी भाभी है, नजर मत लगाओ। अच्छा, कहते हुए धनुष और वीर ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसके ऊपर कूद पड़े। ओ यारो, जीनो तो मुझ गरीब को, मैं छोटा सा सीईओ हूँ अपनी कंपनी का, सिर्फ 500 करोड़ का मालिक हूँ, मुझ गरीब पर दया करो, जीने दो, शौर्य ने चिल्लाते हुए कहा तो तविशी खिलखिलाकर हंसने लगी। तीनों लड़के जमीन पर हाथ टिकाए उसे हंसते हुए देखने लगे। तविशी आज काफी दिनों बाद खुलकर हंसी थी। उसके हंसने से उसकी छोटी आंखें और छोटी हो गई और बाएं गाल पर
डिंपल उभर आया। हंसने से उसके पूरे दांत दिखाई दे रहे थे, जिनमें ऊपर के 2 दांत बड़े और नीचे के छोटे छोटे दांत टेढ़े मेढ़े कतार में चमक रही थी। वो हंसते हुए एकदम छोटे बच्ची लग रही थी। काश तुम ऐसे ही हंसती रहो और तुम्हारी इस हंसी के लिए मैं पूरी दुनिया से भिड़ता रहूं। तीनों अपने अपने मन में उसे हंसता हुआ देख सोचने लगे, अब एक घूर क्यों रहे हो चंगलिया, ऊद-बिलाव देख लिया क्या? तविशी ने तीनों को अपनी तरफ देखकर आकर कहा तो तीनों की तंद्रा टूटी। तीनों उठकर खड़े हो गए तो धनुष सोफे पर बैठ गया। तुम्हारे खिलाफ कोई मुंह खोले और मैं उसे खातिरदारी किए बिना जाने दूं, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम चाहे कहीं भी रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। धनुष ने गहरी आवाज में कहा तो वीर और शौर्य भी गंभीर हो गए। अर्ज क्या है जाने बाहर, तुझे देखे कोई तो उसकी आंखें निकाल लो, तेरे बारे में बोले कोई तो उसकी सांसें चुरा लूं, मेरे होते हुए कोई तुझ पर कमेंट करे तो उसकी धड़कनों से गुर्दे के फेफड़े चीर डालूं। हैं? शौर्य ने कहा तो धनुष भी उसे देखने लगा और तविशी तो बस अपना सर हिलाने लगी। कुछ नहीं हो सकता इन कमबख्तों का। अच्छे खासे सीरियस मूड को भी फ्लॉप कर दिया इन वीर ने। अबे तुझे इससे बढ़िया शायरी आती भी नहीं है कि नहीं? शौर्य ने तंज कसा। कभी जिंदगी में तूने शायरी बोली है? वीर ने उसे घूरते हुए कहा। मुझे लाफा नहीं खाना, मेरे जाने मन विशी के हाथ बहुत सख्त हैं, तभी तो ये सख्त बंदा प्यार में मोम बनकर पिघल गया। तीर ने अपने दोनों हाथों को अपने गाल पर रखकर धनुष की ओर इशारा करते हुए कहा तो धनुष की भौहें सिकुड़ गई। तविशी जो कब से उनके आपसी मामले की पंचायत सुन रही थी, तिड़क कर बोली, अबे बंद करो अपनी पंचायती और मुझे बताओ तुम लोगों ने किया क्या? धनुष के होठों पर मुस्कुराहट तैर गई, जिसे देख तविशी झुंझला उठी। समझाओ इस गोरीले को, विष्णु जी का पोस्ट चुराकर दिन रात बस होंठ सरकाता रहता है। कुछ करना है तो नहीं इसको, खाली पीले मुझे ताड़ने को पैदा हुआ है बस ये बंदा। तविशी ने धनुष को एक हाथ पर से टिकाकर लेटे हुए देखा तो चिढ़ गई। तो तुम मेरी गोरिल्ली बन जाओ, दोनों साथ में होंठ सरकाएंगे। तनुष ने उसे आई विंक करते हुए कहा तो तविशी ने अपने पीछे रखी झाड़ू फिर से उसे दे मारी और इस बार झाड़ू सीधे धनुष के सीने पर जा गिरा, जिसे देख तीनों की आंखें बड़ी हो गई। आह तविशी, ये क्या किया तूने? अब ये गोरिल्ला तेरा क्या हाल करेगा? तविशी अपने मन में सोचने लगी और अपने नाखून चबाने लगी। वहीं शौर्य और वीर की आंखें हैरानी से फैल गई। कभी वो धनुष को देखने लगे तो कभी तविशी को। वीर ने माहौल हल्का करते हुए कहा, सूर्यवंशी साहब, आप कितने निर्लज हुए जा रहे हैं। पति के सामने बीवी को छेड़ते हुए आपको तनिक भी लज्जा नहीं आती? आती है ना? कहते हुए धनुष ने झाड़ू को अपनी बाहों में समेट लिया, जिसे देख तविशी ने अपने दांत पीस लिए। शौर्य ने हाथ नचाते हुए कहा, मुझे लगता था सिर्फ मैं ही आवारा आशिक हूँ, लेकिन ये सूर्यवंशी साहब तो मजनू हुए बैठे हैं, वेलकम का मजनू। वीर ने कहा तो धनुष ने उसके ऊपर झाड़ू फेंक दिया। वीर ने उसे कैच कर लिया और बड़ी मुस्कुराहट के साथ बोला, थैंक्स ब्रो, मेरी जाने बहार का तोहफा मुझे लौटाने के लिए। कहते हुए उसने झाड़ू को चूम लिया। तविशी का मन क्या तीनों को उल्टा लटका दे। इनके आपसी मामले खत्म ही नहीं होते। अब अपने ब्रह्मजाल से बाहर निकलो, मुझे बताओ, नहीं तो मरो तीनों यहाँ से। कहते हुए तविशी बाहर निकल गई। अरे मेरी जाने मन विशी, मेरे दिल के चैन, मेरे गले की बेड़ियाँ कहाँ चली? मुझे इन जालिमों के बीच अकेले छोड़कर। शौर्य अपना राग अलापते हुए तविशी के पीछे दौड़ पड़ा। धनुष और वीर ने एक दूसरे को देखा, फिर ये साला पिटेगा कहते हुए उसके पीछे निकल गए। तविशी अपने बाइक स्टार्ट करके निकल गई और उसके पीछे तीनों लड़के भी। तविशी, जब तुम पुल पर पहुंची तो वहां बहुत भीड़ जमा थी। उसने अपनी बाइक खड़ी की और भीड़ से अंदर जाते हुए पुल के नीचे झांक कर देखा तो अपना सर पीट लिया। क्या करूं इन लफंगों का, एक काम भी ढंग का नहीं करते। वो बड़बड़ाई। तभी किसी की आवाज़ आई, जी सर, हमने सारी तैयारी कर ली है, बस इन लड़कों को ऊपर लाना बाकी है। तविशी ने मुड़कर देखा तो वहाँ पुलिस वालों के साथ रेस्क्यू टीम भी मौजूद थी, जो पुल के नीचे लटक रहे लड़कों को बचाने आए थे। तभी तविशी के अगल बगल तीनों लड़के आकर खड़े हो गए। धनुष शीलिंग से टिककर खड़ा होते हुए बोला, कैसी लगी? एकदम बकवास, तविशी ने जवाब दिया। मैंने सिर्फ सबक सिखाने का सोचा था, तुम लोगों ने मौत से रूबरू करवा दिया। तविशी ने तीनों को घूरते हुए कहा, फिर गहरी सांस लेकर बोली, ये टीम तुमने भेजी है इन्हें बचाने को? उसने धनुष से सवाल किया। धनुष ने जवाब दिया। अब बताओ, तुम तीनों ने मेरी गैर मौजूदगी में और क्या क्या कांड किया है? उसने अपने हाथ बांधते हुए पूछा। जब इन लड़कों ने तुम्हें छेड़ा तो हमें लगा तुम खुद निपटोगे इनसे, इसीलिए हमने तुम्हारे सामने कोई रिएक्ट नहीं किया, लेकिन तुम खामोशी से चली गई। धनुष को पता चला तो उसने कहा, इन लड़कों के पैरों पर रस्सी बांधकर इन्हें पुल से उल्टा लटका दिया जाए। हमें भी तो सेटिस्फाई होना था, इसीलिए हमने पहले अपने हाथों की खुजली मिटाई, फिर ये कर दिया। वीर ने इतने आराम से कहा जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। तविशी बौखला उठी। उसने शौर्य की तरफ देखते हुए कहा, तू भी बक ले ताकि सेटिस्फाई हो सके। शौर्य ने बस अपना सिर हिला दिया। जब इतना सब कर ही दिया तो बच क्यों रहे हो बे? उन्हें सबक सिखाना था तो ये सीख गए। वैसे भी हम निर्दोष प्राणियों के बलि नहीं देते। शौर्य ने अपने हाथ खड़े करते हुए कहा। 1 घंटे की मेहनत के बाद उन लड़कों को सही सलामत बचा लिया गया। पुलिस वालों ने उनसे पूछा भी, पर किसी ने अपना मुंह नहीं खोला। अब तविशी अपने कमरे में बैठी थी और तीनों लड़के उसके सामने। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो रक्तपाती एक इंसान है जिसे अब उन्हें पकड़ना है।
उससे लड़ना इतना आसान नहीं है, पर हमें पता लगाना ही होगा। तविशी ने उन्हें ये नहीं बताया कि वो इस केस को सुलझाना चाहती है। रन्नू से हुई बातचीत के बारे में भी उसने तीनों से कुछ नहीं बताया। बस इतना कहा कि उस रक्तपाती ने एक और जान ले ली है और वो आज वहाँ मौजूद भी था जहाँ मंदिर गए थे। उसने मंदिर के पुजारी जी के बेटे को मार डाला। हमें इसके बारे में पता लगाना चाहिए। वे भी तविशी की बातों पे हाँ मिलाते हुए बोला। नहीं, धनुष ने नहीं पर जोर दिया। क्यों? तविशी ने पूछा तो धनुष ने बताया कि मैं इस मामले को लेकर पहले भी कोशिश कर चुका हूँ और इसमें कुछ हासिल नहीं होने वाला। मैंने डीआईजी सर से बात भी की थी। उनकी टीम अलर्ट है और लगातार इस मामले की छानबीन भी कर रही है, पर अब तक उस रक्तपाती के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। मेरे ख्याल से तुम तीनों को इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। धनुष ने कहा तो तविशी की मुठ्ठियां भीज गई, जिसे धनुष ने देखकर भी अनदेखा कर दिया। तीनों को ही समझ में आ रहा था कि धनुष नहीं चाहता तविशी इस मैटर में पड़े और उसे कोई नुकसान हो। उनका ध्यान भटकाने के लिए धनुष ने कहा, 1 हफ्ते बाद कॉलेज टूर पर जा रहे हैं, सब तैयार रहना और मुझे कुछ कपड़े लेने हैं तुम्हारी पसंद के। कहते हुए धनुष ने तविशी की कलाई पकड़ ली। तविशी अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, लेने की क्या ज़रूरत है, मैं दे देती हूँ ना, वही पहन लेना। धनुष उसकी आंखों में शरारत देखकर बोला, देखो तो सही आखिर मेरे विषय की चॉइस कैसी है। वैसे भी दूल्हे चुनने के मामले में तो तुम बेवकूफ़ों की महारानी हो, क्या पता कपड़े चुनने में माहिर हो। धनुष ने तंज कसा तो तविशी की मुठ्ठियां भीज गई। इस गोरिल्ले का दिमाग हिल गया है, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तविशी अपने मन में बुदबुदाई। वो प्यार भरी नजरों से उसे देखते हुए उसके पास आई और अपनी आंखें चमकाते हुए बोली, क्या सच में मेरी पसंद के कपड़े पहनोगी? कहते हुए धनुष ने उसकी कमर पकड़ ली। वीर और शौर्य उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी। मेरे जाने मन को क्या हुआ, कहीं उसे गोरिल्ले की गोरिल्ले बनने का प्रपोजल एक्सेप्ट तो नहीं कर लिया? शौर्य ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा। वीर ने उसके पेट पर कोहनी मारी और कहा, ये दिन देखने से पहले तो अंधा क्यों नहीं हो जाता? काश सूर्यवंशी साहब गूंगे हो जाते और मैं मेरे जाने बाहर का दुल्हा बन जाता। हाय मेरे छोटे छोटे बच्चे, तुम दोनों से छीना झपटी करते। अंधे अंकल अपनी लाठी दो ना, गिल्ली डंडा खेलेंगे। गूंगे अंकल हमें गुस्से में चिल्लाओ ना। वीर ने बच्चों की आवाज़ में नौटंकी करते हुए कहा तो शौर्य हंस पड़ा। धनुष उससे घूरते हुए जैसे ही उसकी तरफ बढ़ा, तविशी उसकी बाजू पकड़कर बोली, मैं कपड़े देती हूँ। उसने अपनी अलमारी खोली और उसमें से एक ऑफ शोल्डर टॉप और शॉर्ट पैंट निकालकर उसके सामने कर दिया। धनुष की आंखें फटी की फटी रह गई। ये लड़के तो शादी से पहले ही मेरी इज्जत पे हाथ डाल रही हैं। पता नहीं शादी के बाद कैसे संभालूंगा अपने तेजधारी तलवार को। मैंने आज तक शॉर्ट लोअर नहीं पहना, ये मुझे निक्कर पहना रही है। वीर और शौर्य की नजरें भी धनुष पर जम गई। भाई ये हमारे साथ होने पर भी शॉर्ट्स नहीं पहनता तो यहाँ कैसे पहनेगा? शौर्य लगातार नामे गर्दन हिलाते हुए बोला, सूर्यवंशी साहब नहीं पहनेंगे। कैंसिल। वीर भी उसका साथ देते हुए बोला, हाँ ये नहीं पहनेगा, तुम इसे ट्राई करके देखो, फिर मैं इसे ही अपने ससुराल में पहली बार पहनूंगी। तविशी ने कपड़े उसके हाथ में रखते हुए कहा। वीर आगे आते हुए बोला, जाने बाहर मुझे दो, मैं दुल्हा हूँ तुम्हारा। शौर्य उसे धक्का देकर साइड करते हुए, अरे तू हट जा भाई, जाने मन मैं अभी जिंदा हूँ तो क्या तेरी अर्थी सजाऊं पे? तविशी ने डपटा तो शौर्य ने अपना मुंह ऐंठ लिया। वीर अपनी शायरी ले आया। अर्ज किया है जाने बाहर, तू तो मुझे प्यार से पत्ते दे दे तो मैं भी उसे पहन लूँ। तू कहे तो बंदर बन, मैं पूरे शहर में उछ लूँ। तुम्हारे लिए तो इस शेर खान और टबाकी से भी मोगली बन लड़ने को तैयार हूँ। वीर ने तिरछी निगाहों से धनुष को और शौर्य को देखते हुए कहा तो शौर्य ने कहा, सूर्यवंशी साहब मुबारक हो आपको, टबाकी की उपाधि से नवाजा गया है, लेकिन मैंने तो तुझे टबाकी कहा, मेरी काली नागिन। वीर ने कहा तो शौर्य का मुंह खुल गया और धनुष के साथ तविशी की हंसी छूट गई। जाओ, तविशी ने कहा तो धनुष ने पहले अजीब नजरों से कपड़ों को देखा, फिर मुस्कुराते हुए तविशी के हाथों से ले लिया। तविशी उसे हैरानी से देखने लगी। वहीं वीर और शौर्य भी हैरान हो गए। धनुष सच में कपड़े पहनने वाला था। धनुष ने एक नज़र तीनों पर डाली और बाथरूम में चला गया। धनुष जब बाहर आया तो अलग ही रूप में था। उसे देखकर वीर और शौर्य ने सीटी बजा दी। धनुष ने आई विंक करते हुए कहा, तुमने कपड़े पहनने को कहा था, ये नहीं कहा था कि कितना पहनना है और कितना छोड़ना है। तविशी की नजरें उस पर ठहर सी गई। वो लगा ही इतना हैंडसम लग रहा था। स्काई ब्लू शर्ट के साथ वाइट शॉर्ट और पैरों में वाइट शूज जो उसने पहले पहन रखे थे। तविशी ने उसे जो अपना ऑफ शोल्डर टॉप दिया था उसे ना पहनकर धनुष ने शॉर्ट्स अपने शर्ट के साथ कैरी कर लिया था, जिसमें वो गजब का कहर ढा रहा था। आज तो तविशी की नजरें भी उसकी तारीफ करने को मचल रही थी। वीर और शौर्य के भी कुछ यही आसार नजर आ रहे थे। उसने अपना एक हाथ शॉर्ट के जेब में डाला और दूसरे हाथ से चश्मा पकड़ते हुए कहा, पहली दफ़ा मेरी तलब ने मुझसे कुछ मांगा है, पूरा तो करना ही था। हाँ, जिसने कभी निक्कर नहीं पहनी आज वो शॉर्ट्स में कतई बवाल मचा रहा है। कहते हुए वीर और शौर्य दोनों हंस पड़े। तो वहीं तविशी ने उसे छेड़ने के लिए अपने मोबाइल पर गाना चालू किया और होंठों को बीच कर हंसी रोकने लगी।
ड्रीमम वैक्यूपम क्रिटिकल कंडीशनम हार्ट बीटम ढोलम पीटनम लव ट्रस्ट ट्रिपल कष्ट बड़ा दीतनम जंपिंगम पंपिंगम थम्पिंगम ढम्पिंगम पूले रूंदे मुने लाले। गाने को थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट किया है। बाकी गाने के ऑनर का कमाल है। इस कहानी और इसमें सभी सीन्स का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन है, इसीलिए प्लीज सीरियस ना लें। तविशी का गाना सुन दोनों नाचने लगे। वीर ने तविशी को भी अपने साथ खींच लिया तो तविशी भी उनके साथ शामिल हो गई। तनुष जो एक हाथ पैंट की जेब में डाले खड़ा था, वो दोनों हाथों को सीने पर बांधे दीवार से टिककर खड़ा हो गया। उसे तीनों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। वीर कुछ ज्यादा ही खिलखिला रहा था। तनुष की नजर अब तविशी के चेहरे पर पड़ी तो वो उसे एकटक देखने लगा। तविशी को जब कुछ महसूस हुआ तो उसकी नजर धनुष पर पड़ी, जो उसे ही अपनी नशीली निगाहों से देख रहा था। वो अपनी जगह पर ही रुक गई। उसने धनुष को नजरअंदाज करते हुए शौर्य और वीर से कहा, अबे उछलना बंद करो बे बंदरों के वंशज, मेरी जाने मन विशी में बंदर तो तुम मेरी बंदरियां, अब हो जाओ शुरू। शौर्य कहते हुए उसका हाथ पकड़कर फिर से नाचने लगा। वीर भी नागिन की तरह तविशी के हाथ के ऊपर रख के गोल गोल घुमाने लगा। धनुष अपने उनके पास खड़ा हो गया। फिर शौर्य और वीर को कॉलर से पकड़कर कमरे से बाहर धकेल दिया। वीर और शौर्य के साथ तविशी धनुष का मुंह देखने लगी। अबे आंखें मत फाड़ो, जाकर देखो आंटी को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। अबे हम क्यों देखें, तू जाना, वीर ने कहा तो धनुष ने दोनों के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। वीर और शौर्य एक दूसरे को देखते हुए दरवाज़ा पीटने लगे। अबे मेरी बीवी है अंदर, अपनी भाभी का ख्याल रखना। साले उसे परेशान किया ना तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा, वीर ने झुंझुलाते हुए कहा। मेरे जाने मन विशी, कहते हुए शौर्य झूठ मूठ कर रोने लगा तो वीर ने उसके सर पर चपत लगाते हुए कहा, अबे भोंपू बजाना बंद कर, वो ठीक है, मुझे अपने जाने बाहर पर पूरा भरोसा है। आज सूर्यवंशी साहब का गाल जरूर लाल होगा। धनुष जब तविशी की तरफ पलटा तो तविशी घूरते हुए बोली, तुमने उन्हें बाहर क्यों निकाला और ये दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? खोलो इसे, कहते हुए दरवाज़ा खोलने को जैसे ही आगे बढ़ी, तनुष तविशी की तरफ मदहोश निगाहों लेकर बढ़ते हुए बोला, मेरी तलब ने मुझे पहली बार कुछ करने को कहा है तो उसे भी जी भर कर देखने का हक भी तो देना पड़ेगा ना मुझे नहीं देखना। तुम होगे अपने लिए स्मार्ट हॉट लड़के, लेकिन मैं तविशी राजपूत हूँ, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं। तविशी ने चिढ़ते हुए कहा, मतलब तुम मानती हो कि मैं हॉट हूँ? तनुष ने कहा तो तविशी ने अपना मुंह बना लिया। तनुष मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। आज पहली बार तविशी उसके बढ़ते कदम देख पीछे होने लगी। वो अपने मन में बुदबुदाने लगी, यार ये गोरिल्ला का चेस्ट, उफ मैं नहीं देख सकती। कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर खोलते हुए अपने कदम धनुष की तरफ बढ़ा दी। तविशी उसके पास जाकर उसके शर्ट के बटन लगाने लगी और बोली, हेयर रिमूवल का ऐड कर रहे हो जो शर्ट के बटन खुले छोड़ रखे हैं? धनुष उसकी कमर पकड़ते हुए बोला, अगर तुम बीवी की तरह ऐसे ही मेरे करीब आओगी तो मैं हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनना स्टार्ट कर दूंगा। तविशी कसमसाते हुए बोले, देखो तुम्हारी ये चीप हरकतें मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे छोड़ो नहीं तो। तनुष उसके गाल पर उंगली सरकाते हुए, नहीं तो क्या कर लोगे मिसेस सूर्यवंशी? तविशी ने उसके खुले सीने पर अपना हाथ रख दिया और उसकी हर्ट के पास उंगलियां घुमाने लगी तो धनुष अपनी जगह पर ही जम गया और उसकी पकड़ ढीली हो गई। तविशी उसे देख उससे अलग हुई और दरवाज़ा खोलकर बाहर जाते हुए बोली, तविशी राजपूत किसी के हाथ नहीं आने वाली सूर्यवंशी जी। कहते हुए अपनी एक आंख विक करके मुस्कुराती हुई बाहर चली गई। उसके जाने के बाद धनुष अपने बालों में हाथ फेरते हुए निचला होंठ दबाकर हंसने लगा। धनुष जब चेंज करके बाहर आया तो वीर और शौर्य तविशी को ऊपर से नीचे तक देख रहे थे। हो गया नौटंकी शुरू। धनुष बड़बड़ाया और जाकर सोफे पर बैठ गया। तविशी चिढ़ उठी, अबे क्यों चिलगोजे की तरह गुटेर रहे हो मुझे? तुम ठीक हो? वीर ने उससे पूछा। शौर्य गोल गोल घूमकर उसे देखने लगा तो तविशी और बौखला गई। हरामी सालों, खुद के दोस्त पर यकीन नहीं है तुम लोगों को जो ऐसी वाहियात बातें सोच रहे हो। जाने बाहर इस निकम्मे की बात छोड़ो और तुम ये बताओ अंदर क्या हुआ? अगर तुम दोनों एक हो गए हो तो क्या मैं यहाँ छोटे सूर्यवंशी की चड्डी धोने के लिए रहूंगा? वीर ने चिढ़ते हुए कहा तो तविशी अपने पैर से स्लीपर निकालने के लिए जैसे ही झुकी तो शौर्य बोल पड़ा, क्या हुआ मेरी विशी? तविशी अपने स्लीपर हाथ में लेते हुए बोली, सालों कमीनों, मुंह जल जाए तुम दोनों का, अनाप शनाप सोचने वाले गीदड़ों, दिमाग के गोले चक्कर खाकर तुम्हारे हाथ में पिघल क्यों नहीं जाते? वीर और शौर्य ने भागने में ही भलाई समझी और तविशी ने पीछे से चप्पल फेंक के बारी, लेकिन ये क्या, दोनों नीचे झुककर चप्पल सीधे मुक्ता जी के आगे गिरी। विशी, मुक्ता जी गुस्से में बोली, सासू माँ शांत, ये तो ब्याह के बाद मेरी बजने वाली शहनाई है जिसकी प्रैक्टिस चल रही है। वीर ने कहा तो मुक्ता जी को देख तविशी ने अपने बोहें रगड़ते हुए नजरें घुमा ली और बुदबुदाने लगी, हो गया कर्मकांड। धनुष तिरछी निगाहों से देखते हुए मुस्कुराने लगा, फिर बोला, आंटी मैं चलता हूँ। मुक्ता जी तविशी को घूरते हुए धनुष से बोली, बेटा खाना खा लो फिर जाना। नहीं आंटी, आज मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है।
सो आई विल गो कहते हुए धनुष ने जाते हुए तविशी की कमर पर छुरी काटी और निकल गए। आउच कहते हुए तविशी ने अपनी कमर सहलानी शुरू कर दी और धनुष को दांत पीसते हुए घूरने लगी। रुक जाओ बेटा, इसका बदला अवश्य लिया जाएगा। अभी कौन सी मीटिंग है इसकी? फिरोज शौर्य ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, आंटी हमें भी कुछ काम है, आते हैं। कहते हुए दोनों धनुष के पीछे लपक गए। ये बच्चे भी ना, कहते हुए मुक्ता जी वापस किचन में चली गई। तविशी ने एक गहरी सांस भरी और अपने कमरे में आकर वो किताब खोलकर बैठ गई जो वो नन्नू से लेकर आई थी। उसने जैसे ही पहला पन्ना खोला उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। ये कैसी आंखें हैं? उसने खुद से कहा। क्या ऐसी भी आंखें होती हैं? हो भी सकता है, वो रक्तपाती है। उसने गहरे गुलाबी रंग की आंखों को देखते हुए कहा और किताब पढ़ने लगी। वो जैसे जैसे पन्नों को पलट रही थी वैसे वैसे उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे जल्द से जल्द सब जानना होगा। उसने किताब बंद किया और लाइट ऑफ करने सोने के लिए लेटी ही थी कि अचानक एक साया उसके बालकनी पर आया। जारी है।